हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द मार्शियन। ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें नासा द्वारा कुछ एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर भेजा जाता है, लेकिन वापस आते समय इनमें से एक एस्ट्रोनॉट वहीं पर रह जाता है। वो केवल जिंदा ही नहीं रहता बल्कि वहां पर आलू भी उगाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है और इसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। आई थिंक दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मंगल ग्रह को, जहां पर नासा ने अपना ऑरिस 3 नाम का मिशन भेजा था। दरअसल ये इस सीरीज का तीसरा मिशन होता है और नासा ने इससे पहले भी 2 मिशन भेजे थे और आगे भी इस सीरीज के 6 मिशन भेजने वाला था। इस मिशन का ये मकसद होता है कि मंगल के वायुमंडल की स्टडी की जाए ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो वहां पर इंसानों की बस्ती बसाई जाए। हालांकि इसके पहले जो 2 मिशन भेजे गए थे उसकी मदद से नासा ने यहाँ पर एक छोटा लैब भी बनाया था और वो लैब एस्ट्रोनॉट की सुविधाओं से लैस था। इस मिशन में 6 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे, जिनमें इस मिशन की कमांडर डॉक्टर लुइस थी, जो कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थी। उसके अलावा 5 क्रू मेंबर थे, जिसमें मार्टिन, बॉगल, एशन, बैक और मार्क वॉटनी। ये सभी यहाँ मिट्टी के सैंपल ले रहे थे। तभी रेडियो पर इन्हें कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा तूफान तेज रफ्तार से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है और ये सभी तुरंत उस लैब के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन्हें बाद में पता चलता है कि जितना इन्होंने सोचा था, अब उस तूफान ने उससे भी ज्यादा भयंकर रूप लिया था और अगले ही पल कमांडर लुइस बिना देरी के डिसीजन लेती है कि वो इस मिशन को यहीं पर रोकेंगे और धरती की तरफ वापस लौट चलेंगे। लेकिन वापस जाने के लिए इनका रॉकेट जिस जगह पर था वो इनके लैब से करीब 10 मिनट की दूरी पर था। अब ये सारे अपना स्पेस सूट पहनकर रॉकेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब तक ये तूफान इनके पास पहुंच गया था। उस तूफान की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ये एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। अब तूफान की वजह से इनका रेडियो एंटीना टूट जाता है और वो आकर मार्क वॉटनी से टकराता है, जिसकी वजह से मार्क वॉटनी इनसे दूर चला जाता है। अब ये सारे उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन रॉकेट में जो इनका क्रू मेंबर मार्टिन होता है वो इन्हें जल्द से जल्द रॉकेट में बुला रहा था, क्योंकि हवा की वजह से अब रॉकेट झुकने लगा था। लेकिन फिर भी ये मार्क को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत ढूंढने के बावजूद भी इन्हें मार्क कहीं नहीं मिल रहा था। अब बाकी क्रू मेंबर्स कमांडर लुइस को कहने लगते हैं कि इतनी तेज रफ्तार की वजह से वो कहीं दूर जाके गिरा होगा और शायद उसका हेलमेट भी टूट गया होगा। बिना ऑक्सीजन के मंगल की सतह पर 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर लुइस उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को रॉकेट के अंदर भेज देती है और खुद ही उसे अकेली ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी मार्क उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और आखिर में वो भी रॉकेट के अंदर आ जाती है। अब रॉकेट लॉन्च हो जाता है और ये सभी मंगल की सतह से चले जाते हैं। अगले दिन धरती पर अब नासा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें नासा के चीफ माइकल प्रेस को बताते हैं कि कल मंगल ग्रह पर एक तूफान आया था, जिसमें हमने हमारा एक एस्ट्रोनॉट खो दिया है। सुबह हो जाती है और वहां का तूफान भी थम जाता है। तभी हमें रेत में पड़ा हुआ मार्क वॉटनी दिखाई देता है, जो कि अभी भी जिंदा था। उसके पेट में उस एंटीना का एक रॉड घुसा था, जिसकी वजह से वो रात को बेहोश हुआ था। अब वो उस जगह से अपने लैब के पास आता है। अंदर जाकर वो अपना स्पेस सूट निकालता है
और अपने पेट के अंदर जो रॉड का एक टुकड़ा होता है उसे बाहर निकालता है। रात को मार्क कैमरे के सामने बैठता है और कैमरे में अपनी बातें रिकॉर्ड करने लगता है। वो कहता है कि रात को मैं बेहोश हालत में था, जिसकी वजह से मैं अपने साथियों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो तूफान फिर से भी आ सकता है और क्या पता इस बार वो पूरी लैब को ही लेके जाए या फिर इस लैब में कोई खराबी आ जाए और पूरी की पूरी लैब ही ब्लास्ट हो जाए। मार्क को पता था कि अब उसकी मौत इसी ग्रह पर लिखी हुई है, क्योंकि अब नासा ने अगर मिशन भी भेजा तो उस मिशन को यहाँ पर आने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा और उसके पास इस लैब में उतना खाना नहीं होता कि वो 1 साल तक जिंदा रह पाए। लेकिन तभी वो अपने सामान में अपनी फैमिली की फोटो देखता है और वो तय करता है कि वो इस ग्रह पर नहीं मरेगा, वो जिंदा रहने के लिए हर एक प्रयास करेगा। अब मंगल ग्रह पर नासा का और इस सीरीज का चौथा मिशन 4 साल बाद आने वाला था और मार्क को ये बात पता थी। वो अब अपने पास का खाना काउंट करने लगता है और जब वो सारे खाने की लिस्ट बनाता है तो उसके पास कुल 300 दिनों तक का खाना था, यानी कि लगभग 1 साल का। पर उसे और भी 3 सालों तक का खाना चाहिए था और वो उसी की तैयारी में लग जाता है। उस लैब में एक खुली जगह करता है और वहां पर बाहर से लाकर मिट्टी डालता है और उस सारे कमरे को पॉलीथीन से पैक कर देता है ताकि वहां पर पृथ्वी जैसा क्लाइमेट बन सके। वो उस मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट का भी इस्तेमाल करता है और उसके साथ उस मिट्टी में आलू लगा देता है। लेकिन अभी भी उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता थी और वो थी पानी। यहाँ उसके पास पानी तो नहीं था, लेकिन उसे बनाने की प्रोसेस उसे अच्छी तरह से पता थी। पानी बनाने के लिए उसे हाइड्रोजन की जरूरत थी और वो उसके पास बहुत था, क्योंकि इनका जो लैंडर होता है उसमें हाइड्रोजन बहुत था। मार्क अब अपना रोवर लेके जाता है और उसमें हाइड्रोजन लेकर आता है। वो अब पानी बनाने की प्रोसेस शुरू करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और एक दिन मार्क को वहां पर निकला हुआ एक पौधा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो दुनिया का पहला इंसान है जिसने धरती से बाहर खेती की है। एक दिन ये सैटेलाइट की मदद से उस साइट की इमेजेस देखते हैं और उस इमेज में इन्हें रोवर की जगह बदली हुई दिखाई देती है और ये समझ जाते हैं कि मार्क अभी मार्स पर जिंदा है। मार्क को अब मंगल पर रहते हुए 79 डेज हो गए थे और अब उसके पौधे बड़े हो गए थे और उसमें आलू भी निकले। मार्क अब सारे आलूओं को बाहर निकालता है और बड़े आलू अपने पास रखकर छोटे आलूओं को दोबारा लगाता है ताकि उनसे फिर से आलू उगाए जा सके। मार्क अब शाम को मार्स का मैप देख रहा था तो उसे पता चलता है कि नासा का नजदीक ही एक बंद पड़ा हुआ रोवर है। अब सुबह होने के साथ ही वो उस तरफ जाने लगता है। अगर वो रोवर उसे मिल गया तो वो उसकी कैमरा की मदद से नासा से संपर्क कर सकता है और उसके सारी एक्टिविटीज के ऊपर नासा धरती से नजर रखी हुई थी और इन्हें भी पता चलता है कि मार्क आखिर क्या करने वाला है और ये भी उस काम पर लग जाते हैं। मार्क को थोड़ी ही दूरी पर वो रोवर मिल जाता है जो कि रेत में दबा हुआ था। वो उसे बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाता है। मार्क उसे अपने लैब के पास लाकर चार्ज करता है। इधर इरिस भी उस रोवर के ऑपरेटर के पास आता है और यहाँ पर उन्हें उस रोवर का सिग्नल मिल जाता है और वो धरती से उस रोवर को मंगल पर सिग्नल भेजते हैं। तो इधर मार्क के पास भी वो रोवर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि उस रोवर की मदद से नासा वाले सिर्फ मार्क को देख सकते हैं, ना कि मार्क की आवाज सुन सकते हैं और मार्क ना उन्हें देख सकता है और ना उनकी आवाज सुन सकता है। अब मार्क कैमरे के सामने एक बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा हुआ था कि आर यू रिसीविंग मी, और उसके दोनों साइड भी 2 बोर्ड लगे हुए थे जिस पर यस और नो लिखा था। तभी नासा वाले कैमरे को यस की तरफ मोड़ देते हैं और मार्क समझ जाता है कि उसका कांटेक्ट अब धरती से हो गया है। लेकिन इसमें सिर्फ मार्क ही सवाल कर सकता है और नासा सिर्फ जवाब दे सकता है। अभी इन्हें दोनों भी तरफ से बात करना जरूरी थी,
इसलिए मार्क लेदर कोडिंग का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से नासा से कांटेक्ट करता है और उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन इसमें इन्हें बहुत समय लग रहा था, क्योंकि पृथ्वी से मंगल पर उस रोवर को सिग्नल देने के लिए और वो वापस आने के लिए इन्हें 34 मिनट का समय लगता है। इसलिए नासा उसके कुछ प्रोग्राम हैक करने की परमिशन मार्क को देती है और साथ में उसका कोड भी उसे देती है। अब उस कोड का इस्तेमाल कर कर मार्क उन्हें मेल द्वारा बातचीत कर रहा था और उनकी ये बातचीत पूरी दुनिया देख रही थी। मार्क का डेली रूटीन अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन मार्क रात को कैबिन के अंदर आता है और जब वो डोर बंद करता है तो अचानक से कैबिन लीक हो जाती है, जिसमें हवा का बहुत दबाव बढ़ जाता है और वो कैबिन अगले ही पल उस लैब से अलग हो जाती है और दूर जाकर गिरती है। इस हादसे में मार्क का हेलमेट टूट जाता है। अब मार्क उस पर टेप लगाता है। जब वो लैब का नजारा देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसने आलू उगाने के लिए लैब के अंदर जो क्लाइमेट बनाया था वो सब बर्बाद हो गया था। वो बहुत ही निराश होता है। वो वहां से एक स्पेस सूट और हेलमेट उठाता है और तय करता है कि वो पूरी रात उस रोवर में ही गुजारेगा। वो अपने आप से बहुत नाराज होता है। अब ये बात वो नासा वालों को बताता है। नासा वाले इधर तय करते हैं कि जल्द से जल्द मार्क को कुछ मदद की जाए, क्योंकि मार्क अब नया खाना नहीं बना सकता। उसके पास जो खाना बचा है उससे ही बाकी दिन काटने होंगे। लेकिन ये इतने जल्दी मार्क को लाने के लिए मिशन नहीं भेज सकते, तो ये तय करते हैं कि वो खाना भेजकर ही मार्क की मदद करेंगे। मार्क अब अपने बाकी क्रू मेंबरों से भी बात करता है। उसके क्रू मेंबर्स उसे वहां पर छोड़ने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन मार्क उन्हें कहता है कि उसे वहां पर मजा आ रहा है। अगली सुबह मार्क जब जगता है तो अपने लैब को दोबारा ठीक करने में लग जाता है, लेकिन वो दोबारा यहाँ पर आलू नहीं उगा सकता, क्योंकि अब उसकी लैब कभी भी बर्बाद हो सकती है। जब वो अपने पास के सारे आलूओं का हिसाब लगाता है तो उसे पता चलता है कि अगर उसने एक आलू 3 दिन तक खाया तो उसके आलू खत्म होने तक नासा का खाना उसके पास पहुंच जाएगा। नासा अब इमरजेंसी में एक रॉकेट बनाता है और उसमें मार्क को भेजने के लिए खाना भर देते हैं और अगली सुबह ही उस रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और उनका रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च भी होता है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने से पहले ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और इससे ये सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब नासा मार्क के पास खाना भेजने के लिए एक दूसरा मिशन लॉन्च करने की तैयारी में थी, लेकिन तभी इनके पास एक पर्नेल नाम का लड़का आ जाता है। इस पर इन्हें एक सॉल्यूशन बताता है। वो कहता है कि मार्स से जिस स्पेसशिप में क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं उन्हें पृथ्वी का एक चक्कर लगवाया जाए और चक्कर लगवाते समय उनके पास रॉकेट से खाना भेजा जाए और खाना लेकर वापस वो स्पेसशिप मंगल की तरफ जाएगी और वो फिर एक बार मंगल का चक्कर काटकर वापस धरती पर लौट आएंगे और आते समय वो अपने साथ मार्क को भी लेकर आएंगे। लेकिन पर्नेल की ये आइडिया नासा चीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी बात पर इन सब में बहस भी हो जाती है और ये फाइनल डिसीजन मिशन कमांडर लुइस पर छोड़ देते हैं और इसकी जानकारी इन्हें एक मेल के द्वारा दी जाती है। अब लुइस इन सब को उस मेल के बारे में बताती है और ये सभी तय करते हैं कि वो वापस मार्क को लेने के लिए जाएंगे और यहाँ से दोबारा मार्स के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। अभी कहानी हमें 7 महीनों बाद की दिखाई जाती है। मार्क की हालत अब बहुत खराब थी, क्योंकि उसे अब ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा था। मार्क बहुत कमजोर हुआ था, लेकिन वो एक तरफ से खुश भी था, क्योंकि जल्द ही उसे लेने के लिए उसके क्रू मेंबर्स मार्स के पास पहुंचने ही वाले थे। वो अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर रहा था। नासा डिसाइड करती है कि इन्होंने मिट्टी के नमूने लेने के लिए वहां पर जो रॉकेट भेजा था उसकी मदद से मार्क को वो मार्स के स्पेस में बुलाएंगे और वहां पर मार्क को इनके स्पेसशिप में लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि वो रॉकेट सिर्फ मार्स की धरती से 500 किलो मिट्टी के नमूने ही लेकर उड़ सकता है और उस कुल रॉकेट का वजन ही 10 टन से ज्यादा था। और ये एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत इन्हें रॉकेट के सारे एक्स्ट्रा सामान को बाहर निकालना था।
पर मार्क को जब ये बात बताई जाती है तो मार्क इसके लिए तैयार होता है, क्योंकि मार्क को किसी भी हाल में धरती पर वापस लौटना है। वो उस रॉकेट के पास आता है और उसके सारे एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देता है और रॉकेट की जो खुली जगह होती है वहां पर वो एक कपड़ा बांध देता है ताकि हवा अंदर ना आ पाए। जब वो रॉकेट के अंदर जाता है तो वो वहां पर स्पेस सूट पहन लेता है और चेयर पर बैठकर सीट बेल्ट बांध देता है। लेकिन इस रॉकेट का कंट्रोल मार्क के हाथ में नहीं होता, वो होता है ऊपर शिप में बैठे हुए मार्टिन के हाथ में। मार्क वापस स्पेस शिप में आने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। फाइनली कमांडर लुइस मार्क को रॉकेट लॉन्च करने की परमिशन मांगती है। मार्क बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो फिर भी परमिशन दे देता है। अब उसका रॉकेट बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है और तेज हवा की वजह से उसने रॉकेट के ऊपर जो कपड़ा बंधा हुआ था वो भी निकल जाता है। हवा के बढ़ते दबाव की वजह से मार्क वहीं पर बेहोश होता है और उसके रॉकेट से बूस्टर अलग हो जाता है। इधर सारी दुनिया उस मिशन पर अपनी आंखें जमाई हुई थी। क्रू मेंबर्स की भी सांसें थमी हुई थी और वो अभी भी इनसे इतनी दूरी पर था कि ये उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वो बार बार मार्क से कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मार्क बेहोश होने की वजह से उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उतने में मार्क उन्हें जवाब देता है और उसकी आवाज सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी, असली कठिनाइयां इनके सामने अब आने वाली थी। मार्क इनसे बहुत दूर तो था ही, लेकिन साथ में उसकी स्पीड इनकी स्पेसशिप से 42 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा थी और इन्हें घटाकर वो 5 मीटर से भी कम लानी थी। और इसके लिए वो मार्क की स्पीड ना बढ़ा सकते हैं और ना खुद की स्पीड घटा सकते हैं। इतने में कमांडर लुइस फैसला लेती है कि वो अपनी स्पेसशिप में एक ब्लास्ट कर अपनी शिप की स्पीड कम करेगी। इसके लिए वो बैक को एक बम बनाने के लिए कहती है। तो बैक तुरंत एक बम बनाकर वहां पर लॉन्च करता है और कुछ सेकंडों बाद उस रॉकेट के पिछले हिस्से में एक ब्लास्ट हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से इनके स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। अब मार्क इन्हें दिख तो रहा था, लेकिन वो अभी भी इनसे बहुत दूर था। इसलिए कमांडर लुइस तय करती है कि वो रस्सी की मदद से मार्क को वापस लाने के लिए जाएगी। और जब वो जाने लगती है तो एक जगह पर आकर रस्सी खत्म हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ सकती। तभी मार्क एक तरकीब निकालता है। वो एक कटर से अपने स्पेस सूट के ग्लव्स में एक छेद करता है, जिससे स्पेस सूट में भरा ऑक्सीजन बाहर निकलता है और मार्क को स्पेस में आगे बढ़ने के लिए एक पुश मिलता है और उसी की मदद से वो कमांडर लुइस के पास पहुंचने लगता है। धीरे धीरे आखिर वो लुइस के पास पहुंच ही जाता है। लुइस अब मार्क को पकड़ लेती है और ये बात जब धरती पर पता चलती है तो सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि इस मिशन की तरफ सारी दुनिया आंख लगाई हुई थी। लुइस अब मार्क को स्पेसशिप के अंदर ले आती है, जहां पर मार्क को देखकर उसके सारे क्रू मेंबर्स खुश होते हैं। और यही से कहानी हमें कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है, जहां पर मार्क एक गार्डन में बैठा हुआ था। तभी वो अपने पैरों के पास एक आलू का छोटा उगता हुआ पौधा देख लेता है और उसे देखकर उसने जो मंगल पर दिन बिताए उसकी उसे याद आती है। इसके बाद वो एक क्लासरूम में जाता है, जहां पर उसने मंगल पर जो दिन बिताए उसके बारे में वो लेक्चर दे रहा था। मूवी के अंत में हम नासा का और इस सीरीज का चौथा मिशन भी लॉन्च होते हुए देखते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।